This conference will now be recorded. ठीक है, तो आर्टिकल 40 से स्टार्ट करते हैं। राइट टू वर्क, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अब इसमें जरा कुछ शब्दों को ध्यान देना होगा। The state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as a unit of self-government। अब जरा कुछ चीजें हैं। सबसे पहली चीज है कि मैं हमेशा से ये कहता हूं कि हम डीपीएसपी जो पढ़ते हैं ये क्यों पढ़ते हैं, या हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को जानना क्यों जरूरी है, और क्यों ये हमारे और दूसरों के नॉलेज में और हमारे आंसर लिखने के तरीके में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। देखिए, सभी लोग इस चीज को पढ़ते होंगे, ठीक है ना। प्रिपरेशन जो भी कर रहा है, सभी लोग जो है वो आर्टिकल 40 में ये लिखा है ये जानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या रह जाता है, हम क्या और ऐसा एक्स्ट्रा कर सकते हैं जो हमें अलग लगेगा। जैसे अब अगर आपने सिलेबस देखा है जीएस पेपर 2 का, मैं यहीं पर दिखा भी देता हूं। ये जो है वो आपके जनरल स्टडीज पेपर 2 का सिलेबस है, ठीक है। ये जो है ये जनरल स्टडीज पेपर 2 का सिलेबस है आपके मेंस का, ठीक है। और अगर आप यहां पर देखें ध्यान से तो ये क्या लिखा हुआ है, ये सॉरी, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein। ठीक है, यानी कि क्या कह रहे हैं कि भैया जो हमारे लोकल बॉडीज हैं, यानी कि जो हमारे अर्बन लेवल पे, जैसे हमारी म्यूनिसिपैलिटी होती है, हमारे जो ये जैसे गुड़गांव में एमसीजी है, ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन जो कमीशन है आपका, ठीक है। तो गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो जो आपका एमसीजी है या आपके जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, गांव में आते हैं तो विलेज पंचायत होते हैं, आपने सुना होगा, ग्राम पंचायत है हमारी, ठीक है। और अभी वो एक पंचायत करके वो आ गई तो उससे लोगों को और ग्राम पंचायत और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी के बारे में और लोगों को जानकारी बढ़ गई है थोड़ी उससे। खैर जो भी है, तो कहने का मतलब है कि हमारे सिलेबस में क्या मेंशन है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस, यानी कि जो हमारी ग्राम पंचायत है या जो हमारे सिटी लेवल पर जो है, अर्बन लेवल पर जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनको हम कितनी पावर्स दे रहे हैं और हम उनको कितने फाइनेंसेस दे रहे हैं। हम उन्हें कितनी पावर्स दे रहे हैं और कितने फाइनेंसेस दे रहे हैं। हाँ मिली, बताओ क्या डाउट है। सर 39 ए बी सी डी ई एफ हो चुका था, 39 ए नहीं हुआ था। अच्छा 39 अभी बता देते हैं, ठीक है। हाँ। इसके बाद 39 ने बता देते हैं। किसी और कोई डाउट, कोई समस्या, यहाँ तक कुछ कहना चाहता है कोई? ठीक है, तो हमारे सिलेबस में मेंशन क्या है, हमारे सिलेबस में मेंशन ये है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स, ठीक है ना। कि भाई हम पंचायतों के साथ में कितनी पावर शेयर कर रहे हैं। अब आप वापस आइए, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि हम स्टेट जो है, अगर इसको हम पढ़ें इस आर्टिकल को, आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये क्या कह रहा है कि स्टेट ऐसे स्टेप्स लेगा जो विलेज पंचायत को इस तरह की पावर्स और अथॉरिटी देंगी जो उन्हें एनेबल करे, क्या, कैसा बनाए, फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। कि सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट की तरह, सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट की तरह जो है वो फंक्शन करने के लिए आप तैयार करें और इस तरह की पावर्स दें स्टेट को, ठीक है ना। अब जरा बहुत छोटी सी बात समझिए। मान लीजिए आप कहीं पर ये लिख रहे हैं कि इंडिया में जो है वो क्या चैलेंजेस हैं ग्राम पंचायत लेवल पर, या एक चलो बहुत और छोटी सी चीज हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, ठीक है।
या हम कहते हैं कि हमें जो है वो प्रॉस्पेरिटी लानी है इंडिया में, या हम कहते हैं कि हमें रूरल इंडिया को इम्पोर्टेंट बनाना है, या हम कहते हैं कि हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज लगानी है गांवों में, हमें बकरी पालन कराना है, मुर्गी पालन कराना है, कुछ भी कराना है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करनी है रूरल इंडिया में। इन सारी चीजों के लिए विच इज द बेस्ट सूटेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी चीजों के लिए विच इज द बेस्ट सूटेड ऑर्गेनाइजेशन, कौन बताइए, जल्दी बताइए। हमने बुलाया, चुपचाप यहाँ रहो, ज्यादा हीरो ना बनो कि हमको आता है हमको आता है, ठीक है। इतना तुम लोगों को पता है ना कि सेम चीज को पिछले साल पढ़ाया था, सेम चीज को इस साल पढ़ाया था, उसको पढ़ाने के तरीके और उसके एक्सप्लेनेशन अलग हो जाते हैं। ज्यादा बढ़िया ना बनो, चुपचाप बने रहो, ठीक है। सर मुझे खैर, लगा आप इकोनॉमिक्स कराओगे तो मैं आया था। तुम बने रहो फिलहाल, ओके। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, चलो जाना हो तो जा सकते हो। खैर, तो क्या है कि आपकी जो विलेज की पंचायत है, जो आपकी विलेज पंचायत है, हाउ दे आर वर्किंग, ठीक है। तो अब जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपको कोई लोन लेना है, मतलब मैं बहुत, देखो हमेशा मैं एक चीज कहता हूं, देयर आर टू थिंग्स, वन दैट इज प्रैक्टिकल, जो आपके सामने घट रही है, और दूसरी जो आपकी किताबों में है या जो हमें लगता है कि हमें आता है और हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए कि यूपीएससी जो नंबर होती है वो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए देती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपका ग्राउंड से डिस्कनेक्ट है, तो यू वोंट बी एबल टू राइट मीनिंगफुल आंसर्स। और अगर आपने मेंस की स्कीम पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि वहीं ऊपर लिखा भी हुआ है, मैं फिर दिखा दूं, रुक जाओ क्योंकि सब सामने ही है, ठीक है। ये क्या लिखा है, पार्ट बी मेन एग्जाम, इसमें क्या लिखा है, द कैंडिडेट्स मस्ट गिव रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड ससिंक्ट आंसर्स। यानी कि, और ये हमारा बनाया नहीं है, ये यूपीएससी का वो है, पूरा जो उनका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है ना। जरा एक बार फिर से पढ़िए तो आपकी यादें थोड़ी ताजा हो। ये पैराग्राफ पढ़िए एक बार जो अंडरलाइन कर रखा है। सार गर्भित, क्या नाम है तुम्हारा, सूर्यपुत्र कर्ण, सार गर्भित, ठीक है। पनिशर बेटा तुम आ गए, तुम लोग क्लास तो शाम को है, ठीक है। टाइम पास। वाह, चलो अच्छा लगा कि टाइम पास जो है वो आप ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, डीपीएसपी के साथ में। खैर, तो द क्वेश्चन, ये देखो जो नए लोग हैं, ये 1 साल की यात्रा है इनकी, पहले टाइम पास करने गुड़गांव के अड्डों में जाते थे, अभी यहाँ है, ठीक है। द क्वेश्चंस आर लाइकली टू टेस्ट द कैंडिडेट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ all relevant issues and ability to analyze. Number one, take a view on conflicting socio-economic goals and must give relevant, meaningful and succinct answers. तो जब हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपसे आर्टिकल 40 में, तो आपके आंसर जो है वो कैसे हो, हमारे आंसर कैसे हो, हमारे आंसर मीनिंगफुल होने चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, मान लीजिए आपको एक लोन लेना है, आप चाहते हैं कि आप मुर्गी पालन, पशुपालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं जिस पर गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, ये किसकी जिम्मेदारी है कि सरकार की योजनाओं के बारे में हमारे गांव वालों को पता चले, बताओ। ये किसकी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पता चले हमारे गांव के लोगों को? ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए, तो मतलब कि एक बार उसने क्या किया ग्राम पंचायत ने कि उसका आपका वहां पे अवेयरनेस का वो लगवा दिया, कैंप लगवा दिया, ठीक है। उसके बाद जब उसको लोन लेना है तो उस लोन लेने में भी पंचायत की एफिडेविट और वो लगती है, वो दिलवा दी। लेकिन जब हम अपने यहाँ एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जब हम अपने यहाँ एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं तो हमारा बेसिक मोटो क्या है? हम प्रॉस्पेरिटी जनरेट कर रहे हैं, हाँ या ना? हम प्रॉस्पेरिटी जनरेट कर रहे हैं।
अगर हम प्रॉस्पेरिटी जनरेट कर रहे हैं और उस समय पर सरकार हमें सच पावर्स के साथ एंडाउ करे कि वी कैन टैक्स पीपल एक लिमिटेड अमाउंट, बहुत मिनिमम, कि भाई अगर आपने जो है इस रोड पे यहाँ खोमचा लगाया तो उसका आप जो है महीने का 10 रुपया 20 रुपया टैक्स दे दीजिए, ठीक है। या अगर आपने हमारी कोई जगह यूज कर रहे हैं तो उसका टैक्स दे दीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स दे सकते हैं, प्रोफेशनल टैक्स ले सकते हैं, कुछ भी छोटा सा टैक्स एक लगाने की पावर पंचायत को दे दी। कितने लोगों को लग रहा है बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, कितने लोगों को लग रहा है बहुत छोटी चीज है, मतलब ये टैक्स तो क्या ही है, हम तो इतने टैक्स देते हैं तो पंचायत क्यों नहीं टैक्स दे सकती। कितने लोगों को लग रहा है बहुत छोटी चीज है, जस्ट फील फ्री, मेक इट इंटरेक्टिव, बड़ा बढ़िया है, ठीक है। खैर, आपने क्या किया कि पंचायत को बोला कि भाई आपको इस लिमिट तक ये टैक्स लगाने की पावर है। अब पंचायत अभी तक उसको इन्फोर्स नहीं करा पा रही थी क्योंकि गांव में प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, लेकिन अब पंचायत ने जब वहां पर लोगों को अवेयर करा, सरकार की योजनाओं से जोड़ा, वहां पर लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप करनी चालू की, तो वहां पर टैक्स जो है उन्होंने हल्का इन्फोर्स कर दिया, टैक्स मिलना चालू हो गया। अब बस यही लेवल गेम चेंजर होता है। कैसे? अब आप सोचो पंचायत के पास टैक्स आ रहा है, अब पंचायत के पास में टैक्स आ रहा है, ठीक है। अब जरा हम यहां आते हैं, ये क्या है? ये है 11 शेड्यूल। ये क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। क्या है ये काम ग्राम पंचायत को करने हैं, ठीक है। ये वाले काम ग्राम पंचायत को करने हैं, लेकिन अभी तक क्या था, ग्राम पंचायत के पास पैसे या फंड्स तो होते नहीं थे, उनको तो सरकार से लेना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि उनके पास फंड्स हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने गांव के स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बना सकते हैं। उसके लिए उन्हें किसी सरकार के पास में, किसी मुख्यमंत्री के पास में जाने की जरूरत नहीं है, दे कैन देमसेल्व्स डू दैट, ठीक। वो क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं, जिससे कि वो जो है उनके यहाँ के लोग और एंटरप्रेन्योरशिप में आगे निकलें और काम करें। वो क्या कर सकते हैं, फैमिली वेलफेयर या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का ध्यान रख सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पर जो है वो फिशरीज के लिए और इन सारी चीजों के लिए जो है वो व्यवस्था करा सकते हैं, ठीक है। कितने लोगों को समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? सभी लोग बोले आई विल मूव फॉरवर्ड जब मुझे 14 हाँ मिलेंगे। उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है, राइट। हाँ, इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक बार देखो होता क्या है, when you start an idea, when you introduce an idea कि भैया हमें टैक्स देना है, तो आपको तो लोगों को लगता है यार टैक्स कौन देगा। बट जिस मोमेंट पर लोग ये देखते हैं कि भैया टैक्स लेने के बाद आपने ये बना दिया यहाँ पर, then they start see these are procedural changes, behavioral changes। इसमें लोगों का बिहेवियर आपको चेंज करना होता है, तो वो धीरे धीरे ही होता है, यू हैव टू स्टार्ट फॉर दैट, राइट। खैर, तो एक बार वापस चलते हैं। तो हमारे स्टेट से क्या एक्सपेक्टेड है? स्टेट से ये एक्सपेक्टेड है कि वो ग्राम पंचायत को ऐसी पावर्स और अथॉरिटी देगा कि वो सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट की तरह फंक्शन कर पाए, यानी कि वो अपने आप को गवर्न कर पाए, यानी कि फाइनेंशियली वो ऑटोनोमस हो, यानी कि उनको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट पर हर चीज डिपेंडेंट ना रहनी पड़े, और हर चीज के लिए उनको सेंटर या स्टेट को ना देखना पड़े या उनकी तरफ ना मुंह ताकना पड़े। कितने लोगों को बात समझ आती है? ठीक,
अब मैं आपको सरकार के कुछ चैलेंजेस गिनवाता हूं। तैयार हैं आलोचना के लिए? केंद्र सरकार की आलोचना के लिए तैयार हैं? समझिए, आप कह रहे हैं हमें बनाना है आत्मनिर्भर भारत, कह रहे हैं नहीं कह रहे? आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट होता है आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत से, पहली चीज, बड़ी चीज। ठीक, when you say कि you want to build a self reliant India, मैं एक आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता हूं, आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट होता है आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत से। आपकी ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होनी चाहिए। ठीक, अब ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर कैसे हो? ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर ऐसे होगी कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे, यानी कि संविधान में एक अमेंडमेंट करेंगे कि भैया पंचायत को मिनिमम इतनी पावर्स देना नेसेसरी है। पंचायत को मिनिमम इतनी पावर्स देना नेसेसरी है। ठीक, यानी कि पंचायत टैक्स लगा सकते हैं, पंचायत ये कर सकते हैं, पंचायत वो कर सकते हैं, इस तरह से उनको सेल्फ रिलायंट बनना। देखो एक चीज समझो, जहां पर फ्री चीजें होती हैं वहां अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती, और जहां प्रोफेशनलिज्म होता है वहां बढ़िया सर्विसेज होती है। मेरी बात समझ रहे हो? जहां प्रोफेशनलिज्म होता है वहां बहुत अच्छी सर्विसेज होती हैं, और जहां फ्री होता है वहां सब मामला खराब हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ग्राम पंचायतों को हमें सेल्फ रिलायंट बनाना है, वी मस्ट टेक ग्राम पंचायत एज अ प्रोफेशनल बॉडीज, यानी कि उसका जो हेड है उसकी एक सैलरी हो। कितने लोग जानते हैं कि अभी ग्राम प्रधान की सैलरी कितनी होती है? 5,000 आई थिंक। मेरे यहाँ 3500 है। मेरे यहाँ 3500 है। ठीक, अब ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं? ग्राम पंचायत के काम होते हैं कि वो सैनिटेशन रखे, वो अपने स्कूल्स को सही रखे, यानी कि जो 4th ग्रेड का सफाई कर्मचारी है उसकी सैलरी 30,000 है, और ग्राम पंचायत के प्रधान की सैलरी 3500 है। कैन यू थिंक कि कोई ईमानदार आदमी बनना चाहेगा ग्राम पंचायत, जिसके पास कोई बहुत और बड़े बिजनेसेस नहीं है? क्या कोई बनना चाहेगा? बहुत फिजिबल सा सवाल है। मतलब कोई क्या कुछ, भाई आप सोचिए कि मनरेगा का आदमी से ज्यादा कमा रहा है, जिस मनरेगा के मजदूर से प्रधान काम करा रहा है वो उससे ज्यादा कमाता है, उसकी सैलरी से ज्यादा है। तो पहला स्ट्रक्चरल हमारा फ्लॉ क्या है कि हमारा आत्मनिर्भर भारत के लिए हम अच्छे कदम बढ़ा रहे हैं, मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या हैं कि हमको आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत की तरफ भी बढ़ना होगा, जिससे कि पंचायत अपनी पावर्स का बहुत अच्छे से उपयोग करे। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा बहुत आसान भाषा में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इस तरीके से हो कि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं वो सेल्फ रिलायंट बने। ऐसा किसने कहा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 है जो ये बात कह रहा है। ठीक है, अच्छा एक और बात। हाँ बोलो अरविंद। जब पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया गया था तब इसमें ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं था कि इतनी मिनिमम सैलरी होगी ग्राम पंचायत की या ऐसा कुछ? क्योंकि ये एक तरह से पिलर है किसी भी फाउंडेशन, किसी भी चीज के लिए पंचायती राज, तो इनको तो एम्पावर करना चाहिए, शुरू से ही ये सोचना चाहिए था जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम। भाई नहीं सोचा गया। और सैलरी जो है वो स्टेट्स पर छोड़ दी गई। ठीक है, आगे अब एक चीज बताइए,
मान लीजिए कि हम पंचायत को बहुत प्रोफेशनली डील कर रहे हैं, ठीक, कि हर साल पंचायत का खाता ऑडिट हो रहा है, हर साल जो पंचायत टैक्स लगा रही है उस टैक्स के पैसे का हिसाब दे रही है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर से खाते ऑडिट करा रही है, और अगर वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर से खाते ऑडिट कराएगी और टैक्स लेगी तो उस टैक्स के पैसे का सही जगह उपयोग भी करेगी, हाँ या ना? ठीक, तो अगर हम इतना प्रोफेशनली डील करेंगे तो क्या पंचायत को लेकर के जो हमारा स्टिग्मा या हमारी मेंटेलिटी है वो खत्म नहीं हो जाएगी? क्या पंचायतें सेल्फ रिलायंट नहीं बन जाएंगी? समझ कैसे आएगा? तुम सुन ही नहीं रहे हो अनिकेत, तुम उसी में अपने आपस में लटके हुए हो। ऑफिस होता है ग्राम पंचायत के लिए, कोई भी देखो, ग्राम पंचायत का ऑफिस क्या, पंचायत भवन होता है, ठीक है, वो सब गांव वाले बनवाते हैं, हर ग्राम प्रधान बनवाता है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सजेशन क्या दे रहा हूँ कि हम पहले हर गांव के प्रधान का, हर गांव के प्रधान को जो है, हर गांव को जो है हम क्या करें कि हम टैक्स की पावर्स दें, ठीक, अब वो टैक्स कलेक्ट करें, टैक्स कलेक्ट करने के बाद में वो अपना खर्चा करे, उसको हेल्थ पे खर्च करना है, स्कूल बनवाने हैं, स्कूल को स्मार्ट बनाना, जो भी करना है, और हर साल अपने फंड्स का ऑडिट कराए कि मुझे इतना पैसा मिला, मैंने यहाँ खर्च किया, हर साल अपने फंड्स का ऑडिट कराए, ठीक, उस ऑडिट को किसके सामने रखे? ग्राम सभा के लोगों के सामने रखे। ग्राम सभा क्या होती है? गांव के वो लोग जो वोट डालते हैं, ठीक है, हर साल अपने खातों को ग्राम सभा के सामने रखें। कितने लोगों को सोल्यूशन मेरा समझ आया? जिन्हें नहीं आया वो बताएं, दोबारा बता देंगे। रंजीत बोलो। जैसे कि अभी कल ही हमारे यहाँ पर गुड़गांव में 40 गांवों को एमसीजे के अंदर ला दिया गया है, तो मतलब वो कितना सही है कि कॉर्पोरेशन के अंदर तुम गांव ले आ रहे हो, पंचायतों को खत्म कर रहे हो, वो सही है या गलत है? सही है, इसलिए क्योंकि जो गांव एमसीजी की बाउंड्री में आते हैं गुड़गांव में, उनका बड़ा बुरा हाल हो जाता है। क्यों? बहुत खींचतान चलती है एमसीजी में और गांव के एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। ऑडिट देने से फायदा ये होगा कि ये पता चलेगा, ऑडिट का मतलब क्या होता है कि आप खर्चे का हिसाब दे रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी रहेगी, लोगों पर विश्वास रहेगा। कशिश ने पूछा था कि ग्राम सभा का मतलब गांव की पॉल्यूशन। पनिशर ऐसा नहीं है, ठीक है, सरकार को सिर्फ पावर्स देनी है, ऐसा नहीं, सब कुछ इतना खराब नहीं होता, ठीक है। रंजीत ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक केस है, जनरलाइज मत करो, ठीक है। डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए अच्छी चीज है वो, कोहेजन रहेगा, हम वही तो पढ़ रहे थे। सर नहीं, जैसे कि एक मिनट, पनिशर तुम्हारी बात का जवाब, 5 साल इज अ लॉन्ग टाइम। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, कोई ये ताकत नहीं है जो आपकी पंचायत को गिरा सके, ठीक है। एक बार चुनने के बाद कोई नहीं गिरा सकता आपको, 5 साल में आप रिजल्ट दे दोगे। हाँ अरविंद। जैसे कि मैं यहाँ दिल्ली में देखता हूँ तो हमारा म्यूनिसिपैलिटी के अंडर आता है, ग्राम पंचायत है नहीं इधर, तो काम है ना इतना स्पेसिफिक नहीं हो पाता है, मतलब कि एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता जो कंसर्न अथॉरिटी है, ठीक है, जैसे डायरेक्ट एमएलए है, उससे जाके मिलना अक्सर नहीं हो पाता, लेकिन जैसे कि आपके गांव में होगा या हरियाणा में है, अपन क्या होता है कि डायरेक्ट ग्राम प्रधान से या जो सरपंच होता है उससे मिल सकते हैं, ठीक है, मेरे भाई तो तुमको वो ज्यादा कामों के लिए
म्यूनिसिपैलिटी के कामों के लिए विधायक से क्यों मिल रहा है, एमएलए से क्यों मिल रहा है? तुम्हारा कॉर्पोरेटर होगा, पार्षद होगा, उसको पकड़ो। पार्षद के बाद में तुम्हारे यहाँ पर जो म्यूनिसिपैलिटी की कमेटी, म्यूनिसिपल कमेटी होगी, उसको पकड़ो। उसके बाद आ, में तुम्हारा जो म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस है उसमें रिलेटेड वार्ड का अधिकारी को पकड़ो। आपकी बात ठीक है सर, लेकिन होता क्या है ना कि जो मतलब मैंने खुद से महसूस किया है, कोई एमएलए है या जो आप कॉर्पोरेटर या जो पार्षद बोल रहे हो, वो क्या करते हैं, अपने चाटुकार हर गांव में बैठा देते हैं कि भाई जो भी केस आएगा तुम लोगे और तुम हमें ट्रांसफर करोगे, इस तरह का कुछ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, समझ गए। तो वो एक लूप होल हो जाता है, क्योंकि वो फिर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए फिर वे फॉरवर्ड करता है, जो भी कोई बंदा होता है उनको क्या गांव में या करना है? गांव में, क्योंकि फिर डायरेक्ट सरपंच से कनेक्ट हो जाता है ना बंदा, इसलिए भाई मेरा ये डाउट था। एक चीज समझो कि एक ग्राम पंचायत में एक गांव नहीं आता। हमारी ग्राम पंचायत में 6 गांव आते हैं, ठीक है। हम्म। अनटिल अनलेस आपका सरपंच अच्छा है, कि बहुत कनेक्टिविटी रखता है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है, तो उसके अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर वो भी यही होता है, ठीक है। नंबर 2, ये बात ठीक है कि ग्राम पंचायत एक्सेसिबल होता है और बाकी लोग नहीं होते, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जहां पर गांव होते हैं एमसीजी के अंदर में, वहां डेवलपमेंट प्लानिंग में बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक गांव है, आपके यहाँ बहुत बड़ा एफडीआई आना है, ठीक। अब आपको उस एफडीआई के लिए वहां जमीन चाहिए, जमीन खाली पड़ी है, ग्राम प्रधान नहीं देगा। क्यों? उसका अपना फायदा नहीं है, या वो दूसरी राजनीतिक पार्टी से है, या उस डील में उसका कुछ नहीं बन रहा, या कोई आपको और प्रोजेक्ट लगवाना है। तो इसीलिए एक सरकार का काम बहुत धीरे इसीलिए चलता है ना, बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। फर्नीचर, इसी व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, इसमें से एक ऊपर का टैक्स हो, ठीक है, वो ध्यान रखिए। हाँ, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिए कि हम गवर्नमेंट को बचा सकते हैं इस बर्डन से, अगर सरकार सिंपली ये कर दे कि भैया इतना तक टैक्स लगा सकते हैं, लगाएंगे नहीं, लगा सकते हैं। अब आप देखिए कैसे काम होता है। सरकार ये ना कहे कि आपको लगा नहीं लगाना, आप क्या लगा सकते हैं, इतने परसेंट तक लगा सकते हैं। उसके बाद हो क्या, आप एक अवार्ड घोषित कर दो, स्टेट लेवल पे एक अवार्ड घोषित कर दो कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत है उनको हम ये अवार्ड देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, बस काम हो गया आपका। धीरे धीरे सब आग फैल जाएगी पूरे उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, सब जगह नहीं है रंजीत, ठीक है। आप मुझे बताइए आर्टिकल 40 में आपको कोई डाउट हो तो, आर्टिकल 40 में कोई डाउट हो तो। हाँ, गुजरात मॉडल, इसीलिए इसे गुजरात मॉडल इज अ मॉडल, राइट। आगे, कशिश, मेरे गांव की पॉपुलेशन 10,000 है, लेकिन मेरे गांव में रजिस्टर्ड वोटर 6,000 है। जो लोग, जो बच्चे हैं या कोई और हैं जो मेरे गांव में रजिस्टर्ड वोटर नहीं है, जो बाहर से आके रह रहे हैं या जो अभी वोट नहीं कर सकते, वो ग्राम सभा के मेंबर नहीं होते हैं। वो गांव के मेंबर हैं लेकिन ग्राम सभा के मेंबर नहीं है। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? जो रजिस्टर्ड वोटर है आपके गांव का, दैट इज ग्राम सभा। इस परिभाषा में कितने लोगों को डाउट है? बोल दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा।
सभी के लिए ठीक है ना? मैंने ये कहा कि आपका जो गांव है, एक तो होती है उसकी टोटल पॉपुलेशन जिसमें बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, सब होंगे, कुछ बाहर से आए लोग भी पता चला रह रहे हैं। लेकिन जो आपके गांव के रजिस्टर्ड वोटर हैं इलेक्शन कमीशन के पास, जो चुनाव में वोट करते हैं, उसमें बच्चे हट जाएंगे, बाहरी लोग हट जाएंगे, वो ग्राम सभा कहलाती है। ठीक है? तो जब हम ये कह रहे हैं कि ऑडिट करा करके हमको ग्राम सभा के सामने रखना है, जब हम ये बात कर रहे हैं कि ऑडिट करा के हमको ग्राम सभा के सामने रखना है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब यही तो है कि भैया हम क्या कह रहे हैं, हम ग्राम सभा के लिए अपने आप को अकाउंटेबल बना रहे हैं, राइट? अब आइए 39A पर, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक, इससे पहले कि मैं आपको 39A पढ़ाऊं, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। अभी अभी जो हमने पढ़ा, क्या वो यहां नहीं जाएगा? अभी अभी जो हमने पढ़ा आर्टिकल 40 के बारे में, क्या वो यहां नहीं जाएगा? ये क्या है? ये आपका ऑप्शनल जो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आपके ऑप्शनल के पेपर 1 के पार्ट 2 का टॉपिक है। ये ठीक? कितने लोगों को बात समझ आ रही मेरी? अच्छा भाई, अब जो हम बोलने जा रहे हैं वो एक तो यहां पर आता है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, एक तो वो इधर आता है कोर्ट्स में, ठीक है? और दूसरा आपका जीएस पार्ट 2 जो है, उसमें ये यहां पर आता है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में। और एक बार जरा ये पढ़िए, इसमें लास्ट में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, वनरेबल सेक्शंस, शब्द लिखा है वनरेबल सेक्शंस। कितने लोगों को पता है वनरेबल सेक्शंस क्या होते हैं? कितने लोगों को नहीं पता है वनरेबल सेक्शन क्या होते हैं? बताइए, नहीं वाले बताइए, हाँ वाले। नहीं वाले बताइए। वनरेबल सेक्शन का मतलब होता है ऐसे लोग हु आर मोस्ट लाइकली कि वो कुछ भी अगर हो तो सबसे पहले वो उन्हें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है? मतलब अगर पॉवर्टी होगी तो सबसे पहले उन्हें दिक्कत होगी, कोई फ्लड होगा, कोई किसी तरह की नेचुरल डिजास्टर आएगी तो सबसे पहले नेगेटिवली इम्पैक्ट वो होंगे, उन्हें कहते हैं वनरेबल सेक्शन। ठीक है? जैसे चिल्ड्रन, जैसे महिलाएं। महिलाएं हालांकि वनरेबल नहीं है, महिलाएं जननी हैं, लेकिन एक हमारा अभी तक का सिस्टम ऐसा है कि उसमें हम महिलाओं को वनरेबल कह देते हैं। ठीक है? और जैसे कि जो एल्डरली लोग हैं, है ना, जो बूढ़े लोग हैं, जैसे कि जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, और हाँ वीकर सेक्शंस। ठीक है? तो वो आपके वनरेबल सेक्शन होते हैं। ठीक है? अब आप एक बात समझिए,
कह क्या रहे हैं ये? हाँ बिल्कुल, ट्राइब्स हैं, ठीक है। कह क्या रहे हैं? वेलफेयर स्कीम्स फॉर वनरेबल सेक्शन, ठीक। अब जरा हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, जरा 39 पढ़ते हैं, ठीक। The state shall secure that the operation of legal system promotes justice on a basis of equal opportunity। यानी कि स्टेट की ये जिम्मेदारी होगी कि जो आपका लीगल सिस्टम है, जो आपका पूरा लॉज है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो आपके यहाँ पर जस्टिस को एक ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रमोट करेंगे। वो आपके यहाँ जस्टिस को ऑन बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रमोट करेंगे, ठीक है। यानी कि अमीर या गरीब सबके लिए जस्टिस की इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सबके लिए जस्टिस एक्सेसिबल होना चाहिए, हाँ या ना? ठीक। एंड शैल in particular provide free legal aid with suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disability। यानी कि कह रहे हैं कि स्टेट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सभी को फ्री लीगल एड की व्यवस्था कराए, यानी कि फ्री कानूनी मदद, एक उचित लॉ के द्वारा, लेजिस्लेशन के द्वारा, कानून के द्वारा वो सभी लोगों को फ्री लीगल एड दिलाए, जिससे कि आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक या कोई और डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक या कोई और डिसेबिलिटी के कारण जस्टिस से उनकी जो पहुंच है वो डिनाइड ना हो, वो जस्टिस को एक्सेस कर पाए। यानी कि स्टेट से ये एक्सपेक्टेड है कि वो लोगों के लिए फ्री लीगल एड की व्यवस्था करेगा। और स्टेट ने की क्या? की स्टेट ने लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया। स्टेट ने लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में उसने 3 इंस्टीट्यूशंस खड़े किए। पहला नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो नेशनल लेवल पर ये इंश्योर करती है, गाइडलाइंस बनाती है कि फ्री लीगल एड का काम कैसे चलेगा। फिर सालसा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी सालसा, उसका काम क्या है? ये इंश्योर करना कि भैया हमारे यहाँ पर जो है वो सही से हर स्टेट में इस तरह की फ्री लीगल एड के काम वो है सही से चल रहे हैं। और तीसरा डालसा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हर जिले में एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो उस जिले के लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराती है। डालसा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो आर्टिकल 39 ने जो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात कही थी, उसके लिए हमने फ्रेमवर्क और इंस्टीट्यूशंस तो बना दिए, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहां रह गई? दिक्कत यहां भी वही है कि चूंकि फ्री लीगल एड है तो उनके पास भी फंड्स की कमी रहती है। वो फंड्स हमेशा सरकार से ही लेने की कोशिश करते हैं। सरकारों के पास फंड्स होते नहीं है, तो वो चल रहा है। बहुत अवेयरनेस नहीं है, बहुत ज्यादा वो नहीं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ई टेली लॉ करके वो लाया था, ई टेली करके, ई टेली लॉ, जिसमें से उन्होंने क्या किया था कि ऑनलाइन मीडियम पे आप लीगल एड ले सकते हैं लोगों से, कानूनी सलाह जो है वो ऑनलाइन, मतलब जैसे ई टेली मेडिसिन है वैसे ही ले सकते हैं, ठीक है।
तो कहने का मतलब यह है कि पहली चीज क्या इंश्योर करता है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ जस्टिस टू पुअर। हर बंदे को जस्टिस की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, हर बंदे के लिए जस्टिस अफोर्डेबल होना चाहिए, जस्टिस महंगा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस हैं। आपको पता है कि सलमान खान को तुरंत बेल मिल जाती है, नॉर्मल बंदा जो है वो 10 साल तक अंडर ट्रायल रहता है। हालांकि अब इसमें बहुत सुधार आया है, जुडिशरी ने और ये लॉ मिनिस्ट्री ने मिल करके जो है वो अंडर ट्रायल के केसेस को एक्सपेडाइट करने की कोशिश करी है। हाँ, कितने लोगों ने अंडर ट्रायल के नोट्स बना लिए थे? कितने लोगों ने अंडर ट्रायल के नोट्स बना लिए थे? आई होप सभी ने। ठीक है, हाँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं कोर्ट और लॉयर का नेक्सस। भाई बताइए, 39A में कोई डाउट हो तो बताइए। बताओ लिपिका। सर एक वो आपने वो स्ट्रिंग की एक वीडियो भेजी थी जॉर्ज सोरोस वाली, उसमें वो बंदे ने बोला था कि वो एक एनजीओ चला रहा है जिसमें वो रोहिंग्या मुस्लिम्स को लीगल एड प्रोवाइड करता है। तो वो मतलब ये मुझे समझ नहीं आया कि उसने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा फंडिंग जाती है उसके लिए, उनको लीगल एड प्रोवाइड करने में। तो उनको लीगल एड प्रोवाइड कौन करता है, और दूसरी चीज वो फंडिंग कहाँ से आती है, मतलब क्या वो ऑडिट होती है या वो पता चलता है? फंडिंग हर जगह से आती है। आप एक चीज ध्यान रखना, आपके यहाँ देश में कोई बहुत गरीब आदमी, बहुत, उसके साथ कुछ गलत हो जाए गलत हो जाए, किसी का रेप हो जाए, कोई किडनैप हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो उसके लिए लॉयर्स नहीं आते हैं। ठीक, आप ढूंढते रहेंगे। लेकिन रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए दुनिया में शिवबल, कुरसील, जो 2.5 लाख रुपए हियरिंग के लेते हैं, ये लोग खड़े हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि पीछे बहुत बड़ी लॉबी है, आर्म्स लॉबी, जो चाहती है कि कंफ्लिक्ट चलती रहे, आर्म्स बिकते रहे। ठीक है, खैर 39A ठीक है। 41 पर चले। ठीक, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन। हाँ, सही है। एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। अब जैसे कि मैंने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक चैलेंज आपको गिनाया, करंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि भाई आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर गांव जो बनाने का इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा भी नहीं चल रहा। वैसे ही आर्टिकल 41 को भी हम तोड़ते हैं, समझिए। द स्टेट शैल, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work। अब समझिए, इसमें 2-3 शब्द यहीं आ गए, और ये आपको ये भी बताते हैं कि आप अपने आंसर्स कैसे लिखेंगे। क्या कह रहे हैं? द स्टेट within the limits of its economic capacity। ठीक, यानी कि आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज ये है कि ये काम स्टेट तभी करेगा जब उसके पास
पैसे होंगे जब उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी होगी। ठीक, अच्छा चलो पहले पढ़ा देते हैं। मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क। कितने लोगों ने जिंदगी में कभी मनरेगा का नाम सुना है? एमजी नरेगा, महात्मा गांधी जो आपकी रोजगार गारंटी योजना है, ठीक है। बस किसी और ने नहीं सुना? बोलिए तो, मतलब बी वेरी प्रोएक्टिव, ऐसे मतलब बैठे मत रहिए। बहुत स्लो यार, बहुत स्लो। खैर, तो जो एमजी नरेगा है वो क्या करती है? दैट इज नॉट एन स्कीम। हाँ, वो एक स्कीम नहीं है, नॉट अ स्कीम, वो एक एक्ट है। एक्ट से लाई गई महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। अब जो है वो लाई गई एक एक्ट से, ठीक। तो चूंकि वो एक एक्ट से लाई गई, और वो करती क्या है? वो कहती है कि वी विल गिव यू मिनिमम 100 days 150 days एम्प्लॉयमेंट पर ईयर अनस्किल्ड। यानी कि क्या वो आर्टिकल 41 का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? क्या हम उसके द्वारा राइट टू वर्क को नहीं प्रमोट कर रहे हैं? हाँ या ना? कर रहे हैं, कर रहे हैं ना भाई? ठीक है, तो पहली चीज ये ध्यान रखिए, ठीक है, कि जब हम कहते हैं कि स्टेट शैल मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, तो मनरेगा इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि मनरेगा है क्या? काम करने का अधिकार, ठीक, काम करने का अधिकार। उसके बाद टू एजुकेशन, एजुकेशन का अधिकार। तो हमने क्या किया? राइट टू एजुकेशन ले आए, और कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री नर्सरी एजुकेशन मिलेगी। एंड टू पब्लिक असिस्टेंस in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, ठीक है। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब जो चीजें मिलेंगी एंड जो ये पब्लिक असिस्टेंस मिलेगा, ये इन केसेस में, इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पब्लिक असिस्टेंस जैसे आपने देखा होगा वृद्धा पेंशन योजना चलती थी कि अगर आप बुढ़े हैं तो आपको पेंशन मिलती थी, विडो पेंशन चलती थी। केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, sickness, disablement and in other cases of undeserved work, ठीक। अब 2 साल पहले सवाल आया था कि इंडिया में ओल्ड एज लोगों को लेकर के क्या पॉलिसी है, या डिसेबल्ड राइट्स को लेकर के सवाल आ चुका है। जब कभी आप अनएम्प्लॉयमेंट पर, ओल्ड एज पर, एड्स से रिलेटेड, टर्मिनली इल, मेंटली इल, कोई और इस तरह की डिसेबिलिटी, इन सब चीजों पर लिख रहे हो, आप क्या बोलेंगे? स्टेट इज ड्यूटी बाउंड बाय आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड दीज। और आखिरी लाइन क्या लिखेंगे? विद इन दी इकोनॉमिक कैपेसिटी। ठीक है, हाँ या ना?
पर बात करेंगे स्पष्ट। ये बात समझ में आ रही है एवरीबडी? शिवानी, यूट्यूब, कोई डाउट हो तो बताओ। राइट, ठीक है। तो मतलब डोंट फील लेफ्ट आउट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अनडिजर्व्ड वांट में जैसे आपको, आप मेंटली इल हैं, आप टर्मिनली इल हैं, आपको HIV हो गया है, कुछ भी इस तरह की चीज जो जो आप नहीं चाहते थे कि कोरोना हो गया है कि मिल जाए, है ना, कोरोना हो गया है, तो ये अनडिजर्व्ड वांट होती है, ठीक है। तो मतलब समझिए, जो मैंने आपको अभी अभी GS2 का सिलेबस दिखाया था कि पॉलिसीज फॉर वनरेबल सेक्शंस दिखाया था ना, अभी अभी दिखाया ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं सिलेबस रटा मारूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये वाला फिर से एक बार पढ़ो जरा। बिना सिलेबस के कुछ नहीं है जिंदगी में, बता रहे हैं। हाँ, इतनी बार इतने दिन से बोल रहे हैं सिलेबस। कितने लोग ऐसे जिनको सिलेबस रट गया बिल्कुल एकदम जुबा, बोलो जुबा केसरी वाली, जुबा पे रखा हुआ है? कोई नहीं बोल रहा। मिली कह रही हमको याद हो गया। सुयोधन तुम खा जाओगी मार, हैं? ऐसे कैसे चलेगा भाई? इसीलिए दिखवा रहे हैं, हमें पता है कि भूल गए होगे, ठीक है। तो वेलफेयर स्कीम्स फॉर वनरेबल सेक्शंस, ठीक है, वो है। तो कभी भी अगर इस पर सवाल आता है तो व्हाट यू विल से कि स्टेट इज ड्यूटी बाउंड अंडर आर्टिकल 41 टू प्रोवाइड दीज बेनिफिट्स अंडर दिस, यस और नो, ठीक। 42, provision for just humane condition of work and maternity relief। कभी भी women से रिलेटेड इश्यूज पर बात हो और ये लिखना हो कि भाई women का रिप्रेजेंटेशन जॉब्स में कम है, जिसकी वजह से हमारी GDP ग्रोथ कम है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इंडिया में विमेन और मैन का जो परसेंटेज है वर्कफोर्स में जो काम कर रहे हैं, उसमें अगर वो 50-50 हो जाए तो हमारी GDP जो है वो डबल डिजिट से आगे जाएगी, ठीक है ना। मतलब 10%, 12% प्लस हो जाएगा अभी के में। अगर अभी 7 चल रही है तो उसमें प्लस कर लीजिए 12 या 10। तो कभी अगर इस तरह का सवाल हो तो आप क्या करेंगे? आप सीधे सीधे ये लिखेंगे कि इंडिया में गवर्नमेंट्स को प्रो विमेन वर्क एनवायरनमेंट देने के लिए आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट किया है। और वो क्या कहता है? प्रोवाइड जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। कितने लोगों को पता है कि लास्ट ईयर हमारे यहाँ एक मैटरनिटी रिलीफ एक्ट आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर, जिसमें से मैटरनिटी रिलीफ को 28 वीक्स कर दिया गया था। दैट वाज नॉट द टॉक ऑफ टाउन। वहां पर फेमिनिज्म और इन सब का एंगल लेकर के वहां पर उसके लिए सरकार को बधाइयां नहीं दी गई, ठीक है, थैंक्स टू द नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म, ठीक है। बट देयर वाज अ बिग बिग मूवमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया में 24 वीक्स की मैटरनिटी रिलीफ है और इंडिया से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ नॉर्वे में है, दैट इज 28 या 26 वीक्स, अभी भूल रहा हूँ।
यानी कि इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा मैटरनिटी लीव देने वाला वो है, देश है। और ऐसी स्थिति में वी आर मूविंग रेजोल्यूटली टुवर्ड्स मैटरनिटी रिलीफ। ये कह रहे हैं मैटरनिटी रिलीफ क्या होता है भैया, जब तुम्हारा बच्चा होगा, आप जब पिता बनेंगे, तो आप अपनी पत्नी से क्या कहेंगे? कहेंगे देखो ऐसा है, बच्चा है, तो 6 महीने मान लो पेट में है, तब बच्चे को बहुत केयर करने की जरूरत है। 6 महीने मान लो बाद में है, पहले 6 महीने, तब बच्चे को बहुत केयर करने की जरूरत है। तो ऐसा करते हैं कि सरकार ने बोल दिया है कि आप 24 हफ्ते की मैटरनिटी रिलीफ ले सकते हैं, यानी कि 6 महीने की, ठीक है। तो 3 महीने प्रेगनेंसी के जस्ट पहले आप ले लीजिए, और 3 महीने प्रेगनेंसी के जस्ट बाद आप ले लीजिए। उसके बाद अगले 6 महीने मैं ले लूंगा। अभी हालांकि इंडिया में पैटर्निटी रिलीफ नहीं है, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ ही है, बट होनी चाहिए, ठीक है। अ फादर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दी प्रोसेस, ठीक है ना। तो मतलब आप तो सब माँ पे ही छोड़ देते हैं, मतलब उसको बर्डन कर देते हैं कि वो बेचारी अपना कैरियर और सब भूल जाए, ठीक है। हाँ लिपिका बोलो। सर मतलब जब 6 मंथ्स की जब मैटरनिटी रिलीफ है, मतलब गवर्नमेंट ये सोच के लाई थी कि 3 महीना पहले ले लो, 3 महीना बाद में ले लो, लेकिन जो बेबी को फीड करना होता है वो पहले 6 मंथ्स के लिए बेबी को फीड करना होता है ना, मतलब एक्सक्लूसिवली मदर ही फीड करती है बेबी को। तो उस केस में फिर वो मदर कैसे काम करेगी और साथ में बेबी को संभाले? भैया ऐसा है कि इसीलिए गवर्नमेंट ने क्रेच मिशन भी चला रखा है कि सब जगह क्रेचेस बनते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो दैट कैन बी डन, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए भाई। तो द स्टेट shall make provision for securing just and humane condition of work and maternity relief। यानी कि कोई भी बंदा हो, अब जैसे मैं छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो बीड़ी बनाना होता है, बीड़ी जो पीने वाली होती है, ठीक है, और चूड़ियां बनाना है, वो जो हाथ से कारपेट्स बनते हैं वो है, या कोई सीमेंट रिलेटेड काम है जिसमें सिलिका अंदर जाती है, या कोई और हजार्डस काम है, इन सब में क्या होता है कि सेफ्टी नहीं होती वर्कर की, मतलब ही कैन फॉल सिक, he can have negative impacts on his health। तो सरकार से क्या एक्सपेक्टेड है? हाँ, तो सर मतलब उतना उस तरह से नहीं होता है, ठीक है। तो सर फिरोजाबाद बिल्कुल सही। तो सरकार से क्या एक्सपेक्टेड है कि जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क बनाएंगे, जहां पर किसी भी व्यक्ति को एक प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट मिले, वर्क सेफ्टी मिले, फिक्स वर्क आवर्स हों, ठीक है, और उसकी लाइफ को किसी भी तरह का डेंजर उस काम में ना हो। अब जरूरी सवाल, जरूरी सवाल ये है कि सर ये बताइए कि इस वाले स्टेटमेंट का हम यूज कहाँ करेंगे? कितने लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग समझते हैं? व्हाट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग? सब लोग समझते हैं ना व्हाट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग? बिल्कुल। मैनुअल स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? जो एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, उसको जो हाथ से रिमूव करना या वो करना। तो जो इस तरह के काम है जो ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट हैं, उसमें हम आर्टिकल 42 का यूज कर सकते हैं
that is against Article 42, and government is duty bound under Article 42 to provide humane, just and humane conditions of work. Government is duty bound under Article 42 to provide just and human conditions of शिवानी सही बात, conditions of work. ठीक है, या फिर कोई अगर बेगार करा रहा है किसी से, या कोई और इस तरह का जो किसी व्यक्ति की डिग्निटी के अगेंस्ट में, उसकी गरिमा के अगेंस्ट में जाता है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा कि मैटरनिटी लीव और जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। ठीक है, फिर लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई। क्यों अच्छा लगता है अभी बता। The state shall endeavor to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, agriculture, industrial or otherwise। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और अदरवाइज वर्क, अ लिविंग वेज, यानी कि सबसे पहले तो आप काम दें किसी को, और काम देने के बाद में दूसरी चीज क्या है, अ लिविंग वेज। कितने लोग लिविंग वेज समझते हैं क्या होता है? मतलब जो आपके जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी है, ऐसा वेज। ठीक है, जो आपके जिंदगी जीने के लिए जरूरी है वैसा, हाँ, मिनिमम वेज टैक्स। ठीक है, कंडीशन फॉर वर्क एंड्यूरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि जो आपकी वर्क कंडीशन होनी चाहिए वो ऐसे ना हो कि चाइना बना के रखा है कि आपको बंक बेड दे रखे हैं, आप 18 घंटे काम करें, 6 घंटे हुआ उसी में आके आप लेट जाएं, कोई और आपकी जिंदगी नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है ना, तो कंडीशंस ऑफ वर्क इंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि हम एक ऐसा माहौल या एक ऐसी प्रॉस्पेरिटी दें जिसमें से उसकी लाइफ के सारे फैसेट्स हों, एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लेजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी। ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मिनिमम इनकम के साथ में जो है वो आप और क्या देंगे उसको, उसकी वर्क के अलावा भी उसकी एक लाइफ है, उस लाइफ को जीने के भी मौके देंगे। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि we will treat him as a worker, not as hands or machines, because to have a productivity of a person, he must have a balance in life, otherwise he won't be productive। yes or no? मेरी बात समझ रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भैया हमें सिर्फ उसको जो है वो जाओ नौकरी ही नहीं करानी, सिर्फ 24 घंटे उसे काम ही नहीं कराना है, उसकी जो जिंदगी के बाकी हिस्से हैं, उसकी जो सोशल लाइफ है, कल्चरल लाइफ है, हम उसको भी वो करना चाहते हैं। यानी कि दिस गिव्स अ वेरी रिमार्केबल लाइन, Indian Constitution is an enabling document that treats work as human that treats worker as a human, not a modern hand come machine। क्यों? अगर आज आप सारे डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज में जाइए, जब मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, वो क्या करते हैं? दे ट्रीट ह्यूमन एज अ मशीन, दे डू नॉट एक्नॉलेज द राइट्स ऑफ that human other than his work। So Indian Constitution was so progressive in its foresight and its thought that it is saying कि भैया we acknowledge you as a human and work is a part of your life, work is not life, you have a life outside work also। yes or no? These are the examples that you will quote when such questions will come। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना प्रोग्रेसिव है कि वो एक वर्कर को एक ह्यूमन समझता है, एक वर्कर को एक मशीन नहीं समझता। ठीक है, एंड और एक सवाल आते रहते हैं,
मैं आपसे कई बार बोलता हूँ, जैसे मैं अभी तो उस दिन जो आप लोगों को पेपर दिखा रहा था लास्ट ईयर का, तो उसमें जिस आपने देखा था ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में सोवर्निटी और इंटीग्रिटी का थॉट हमेशा से एम्बेडेड था संविधान बनाते समय, राइट? तो इसी, जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं बार बार इसी चीज की बात करूंगा, ठीक है? इवन जिन लोगों ने मुझसे प्रियम्बल पढ़ा होगा, कितने लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा है मुझसे? जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको वीडियो पहुंच जाएगा। तो जिन्होंने प्रियम्बल जिन्होंने प्रियम्बल पढ़ा है उनको याद होगा, मैं बार बार वही बात बोलता था, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी। क्यों? क्योंकि बिना सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी के देश ही नहीं है। संविधान कहाँ होगा? जहां देश होगा। संविधान क्यों है? क्योंकि देश है। देश ही नहीं होगा तो संविधान का क्या करेंगे हम? संविधान एनेबलिंग डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था है। अगर क्योस होगा, एनार्की होगी, देश ही नहीं होगा तो संविधान कहाँ होगा? ठीक है, ठीक। तो यहां तक बात समझ आ जाती है। अब यहां से अगली चीज, 1 मिनट का ब्रेक, फिर आगे बढ़ते हैं। जोश में आ जाते हैं ना संविधान पढ़ाते हैं। नहीं, हमारा तो बहुत है। हमारे पास जो है वो जोश की कमी नहीं है। मिसप्रिंट नहीं है, वो बताते हैं अभी क्या है, ठीक है? एंड इन पर्टिकुलर स्टेट शैल एंडेवर to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो स्टेट है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगा। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब ना जिसमें 10 लोगों से कम मिल करके काम करें, ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। या तो इंडिविजुअली कर सकता है बंदा या कोऑपरेटिव बेसिस पे कर ले। अब आप एक बात समझो कि ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1948 में लिखी गई थी, लेकिन आज तक भी कॉटेज इंडस्ट्री उस तरीके से प्रमोट नहीं हो पाई। क्यों? किसी ने सोचा है? कोऑपरेटिव मतलब कॉपरेशन से करें, 8-10 लोग मिलकर। कोई मुझे बता सकता है कि कॉटेज इंडस्ट्री, हम हैवी इंडस्ट्री के पीछे पड़े रहे और कहाँ थे जब बोल रहे थे तो कि भारत में कॉटेज इंडस्ट्री आज तक क्यों नहीं प्रमोट हो पाई, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में 1948 से पड़ा है। कैपिटल उतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी, कैपिटल के लिए बहुत सारे लोन्स दिए गए, एग्रीकल्चर पे ध्यान था नहीं। और सोचिए सोचिए, एक तो ये जो लिपिका ने बोला कि लोगों को लगता था अरे ये कौन करेगा, है ना, फ्री का मिल जाए दैट इज फाइन। और फ्री राइडिंग बहुत थी हमारे यहाँ पर, ठीक है, तो उसकी वो दिक्कत थी। और दूसरी दिक्कत एक बहुत बड़ी थी, वो ये
कि जो भी गवर्नमेंट इसके लिए स्कीम्स चलाती थी वो कनेक्टेड लोगों तक ही पहुंचती थी। कनेक्टेड समझते हैं, जो उनके जानकार बहुत और इस तरह के लोग हैं वहीं तक पहुंचती थी, ठीक है, उसके आगे नहीं पहुंच पाती, ठीक है। और स्मॉल बिजनेसेस, ये सोचा जाने लगा कि ये स्मॉल कास्ट या स्मॉल लोगों के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। क्या आप समझिए, जैसे आज सरकार प्रमोट कर रही है मत्स्य पालन को और भी 10 तरह की चीजों को, ये आर्टिकल 43 का इम्प्लीमेंटेशन है कि हमारे यहाँ पर जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट हो रूरल एरियाज में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारी सरकारें कह रही हैं कि कैटल रेयरिंग को प्रमोट करेंगे, भैंस पालना, गाय पालना, इन सबको प्रमोट करेंगे। और जैसे हरियाणा ने मैंने बोला है कि मछली पालने पे आप सब्सिडी देंगे 50% की। तो ये सब जो चीजें हैं, ये आपकी एक तरीके से आर्टिकल 43 के अंडर में आती है, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि जो भी इंडस्ट्रीज होंगी उनके मैनेजमेंट में उनके वर्कर्स का भी कुछ हिस्सा या कुछ से होगा। जैसे आपने देखा होगा ना, जो अमिताभ बच्चन की पुरानी पिक्चरें होती थी कुली उली टाइप की, तो उसमें एक ट्रेड यूनियन होता था, लेबर यूनियन होता था, ठीक है ना। और उस लेबर यूनियन का जो प्रेसिडेंट होता था वो जो है वहां जाकर के अपनी बात करता था। कई बार वो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि दुष्ट निकल आता था, है ना, या बहुत इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट हो जाता था। अब इसमें दो चीजें हैं, हाँ उसी पर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें दो चीजें, पहला, ये बात सही है कि वर्कर्स का से होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये ट्रेड यूनियन या ये जो होते हैं ये बड़े डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। कैसे? इसमें होती है पॉलिटिक्स, इसमें होते हैं इलेक्शन, सिलेक्शन जीत के फिर एक बंदा आता है, वो अपनी कोशिश करता है अपने आप को समझा चमकाने की, स्ट्राइक होती है, सब होते हैं और काम नहीं होता फैक्ट्रीज में। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हमारा जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन है वो गिरता है, प्लस जो बाहर की कंपनियां ये सोच रही होती हैं कि यार हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे या इंडिया में हम काम करेंगे, जा करके अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, वो भी वापस हो जाती हैं। उनको लगता है कि यार यहाँ तो जो है वो ये सब चल रहा है। तो आपकी कंपनी की कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए कि भैया आप किसी को बिना रीजन के हायर एंड फायर नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो वो आपको कोर्ट में ले जा सकता है या कहीं ले जा सकता है, दूसरी जगह ले जा सकता है। वर्कर राइट ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए, उसके लिए स्पेशल फोरम्स होने चाहिए। लेकिन ट्रेड यूनियन जो है वो बिजनेस को नेगेटिव साइड में ज्यादा खींचते हैं, लोग अपनी मांगे मनवाने पर चले आते हैं और वो प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता। जैसे मैं छोटी बात बताता हूँ, जैसे जो मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये मिनिमम वेज का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसा होना चाहिए? मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में जो है वो पेपर बैग्स बनता है, ठीक है, और मैंने दो वर्कर्स रखे। एक का काम होगा कि पेपर बैग को जो मशीन से निकल रहा है उसको कलेक्ट करना, दूसरे का काम होगा कि उसमें छेद करके उसमें धागा डालना। दो लोग, दो काम हो सकते हैं। पहला ये कि हम उनको कहें भैया हम तुमको डेली 400 रुपया देंगे, है, तो तुम्हें ये काम करना है, हम तुमको डेली 400 रुपया देंगे और तुमको ये काम करना है।
क्या करेगा वो? उसको पता है कि मुझे 400 रुपए मिलने हैं एनी हाउ, तो वो अगर दिन में वो अच्छे से काम करता और वो 500 उसमें वो कर सकता तो वो 100 में ही करेगा, उसे और कौन मेहनत करे। लेकिन इफ वी से कि भैया अगर आप 200 तक लगाओगे तो हम आपको 100 रुपए देंगे, 200 से 250 लगाओगे तो हम आपको 150 देंगे, 250 से 400 लगाओगे हम आपको 200 देंगे। अगर हम ये ग्रेडेड मिनिमम वेज रखते हैं तो वो अपना आउटपुट अच्छा देने की कोशिश करेगा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ आ रही है सभी को? ठीक, तो कहने का बड़ा छोटा सा मतलब ये है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला जो मिनिमम वेज है वो लोगों को लेथार्जिक बनाता है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर वाला जो मिनिमम वेज है वो लोगों को मोटिवेट करता है। तो ये आर्टिकल क्या कह रहा है? ये आर्टिकल कह रहा है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उसके मैनेजमेंट में वहां के वर्कर्स का भी कोई से होना चाहिए, और मैं ये कह रहा हूं कि उससे थोड़ा सा सोशलिस्ट ड्रैग प्रमोट होता है, थोड़ा सा हम सोशलिज्म की तरफ जाते हैं, बंदा काम करने पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है ना? तो ये चीज फिर 43B, अब इनका कहना है देवी जी का, मिली का, कि ये क्या है, मिसप्रिंट हो गया है। नहीं, मिसप्रिंट नहीं हुआ, मिसप्रिंट जो है वो नहीं हुआ है। तो क्या हुआ है? हुआ है कुछ यूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाला गया है, मतलब संविधान का जब 1948 में जो मूल फॉर्म बना था, 1950 में जो लागू हुआ, उसमें जो है ये नहीं था। इसको पढ़ते हुए ही है आर्टिकल 43B, 43B ही पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना? उसमें जो है ये नहीं था, बाद में डाला गया। कब डाला गया? 2011 में। ठीक है, क्या है ये पढ़ते हैं। द स्टेट shall endeavor to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control, and professional management of cooperative societies. एक कहानी सुनाते हैं। 1946 में सरदार पटेल साहब जिंदा थे। अमूल, सॉरी, आनंद गांव है एक, गुजरात में जो है वो आनंद गांव है, उसको आनंद कहते हैं कुछ लोग। वहां पर जो है वहां के कुछ लोग पहुंचे आपके सरदार साहब के पास अपनी समस्या लेकर के। तो सरदार साहब ने कहा बताइए क्या समस्या है। तो उनकी जो समस्या थी वो ये थी, उनका कहना था कि भैया हमारे यहाँ गाय बहुत हैं और हम लोग दूध पैदा करते हैं, लेकिन वो बेचने, जो खरीदने वाला आता है वो हमको सही रेट नहीं देता, कभी हमारे दूध को खराब कर देता है, कभी कहता है कि ऐसा है वैसा है। तो सरदार साहब ने कहा भाई आप एक काम करो, आप किसी बाहरी व्यक्ति पर क्यों डिपेंडेंट हो, आप लोग अपना एक ग्रुप बनाइए, ठीक है, और उस ग्रुप में थोड़े थोड़े पैसे मिला लीजिए, और पैसे मिलाने के बाद में जो है वो आप ये कर लीजिए कि भैया आप अपने यहाँ पर एक एक बंदे को एक एक काम जो है वो पकड़ा दीजिए, कि भाई एक बंदे का काम मार्केटिंग है, एक बंदे का काम दूध कलेक्ट करना है, एक बंदे का काम पैक करना है, इस तरह से कर लीजिए, और आप ही का बंदा खुद उसको बेच करके है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लोगों ने कहा ठीक है। तो वहां से क्या किया उन्होंने कि एक जो है वो आनंद मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन बनाया, ठीक है, और आनंद मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन जब बना लिया उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा। और फिर उसमें बाद में एक बंदे जुड़े जिनका नाम था वर्गीज कुरियन, ठीक है, और उन्होंने जो है वो एक साइंटिस्ट थे, वेटनरी साइंटिस्ट थे, और उन्होंने जो है वो इसमें बिल्कुल इसका जो गाय थी उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चला दिया, और अब वो तब से अमूल बन गया, बहुत तगड़ा बिजनेस हो गया लाखों करोड़ों का। ठीक है, तो ये है
आनंद मिल्क यूनाइटेड हाँ जो भी है, ठीक है। तो ये है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ताकत। When you engage people, when you pool resources, when you segregate work, you specify your portfolio and you function. So collect and then specify the works, share profit, that is cooperative society. तो हमने क्या किया, हमने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में हमने कहा कि भाई हम जो है वो आपके यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना चाहते, सॉरी हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए स्टेट जो है वो प्रमोट करेगा अपने को, और लॉ बनाएगा, स्टेट कोशिश करेगा कि वो अपने यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्मेशन करने को, उसकी ऑटोनोमस फंक्शनिंग मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी बाहरी आदमी का कोई दखल ना हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने आप में अच्छे से फंक्शन करे, ठीक है। उसका कंट्रोल डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी कि उसमें जो है वो एक व्यक्ति की ही मनमानी ना चले, ठीक है, और उसका प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो। इसको प्रमोट करने के लिए स्टेट कोशिश करेगा, लॉ लाएगा, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कौन है भाई, म्यूट किसने नहीं किया? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये क्या होता है, ये होता है कि पूरे देश में जो शादी के, तलाक के, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं, जिनको फैमिली लॉज कहते हैं, फैमिली से मैटर से कंसर्न लॉज, वो सब एक होने चाहिए, ना कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के आधार पर अलग अलग होने चाहिए। उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ या ना, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि जैसा कह रहे हैं लोग, ये भविष्य है। मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था, मैं इस साल भी पढ़ाऊंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे फिजिबल करना है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। और अब आता है 45, ठीक है, बिल्कुल अरे भाई, ठीक है। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन below the age of 6 years। इसमें एक बहुत बेहतरीन चीज है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी कि आंगनवाड़ीज, ठीक है, जो आशा वर्कर्स होती हैं, जो आंगनवाड़ीज होती हैं, उन लोगों का प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। और ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर की सबसे बड़ी स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आईसीडीएस, जो आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, इन सबको लाती है सीन में, ये सब आर्टिकल 45 से गाइडेड है। आप कभी न्यूट्रिशन पर लिख रहे हो, मैटरनल हेल्थ पर लिख रहे हो, चाइल्ड पर लिख रहे हो, आप क्या बोलेंगे, वी आर गाइडेड बाय आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच प्रोवाइड्स फॉर, व्हिच state is duty bound to give early childhood care to its citizens, ठीक। तो the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years। कि 6 साल तक बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन देने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार। इसमें कोई डाउट हो, कोई समस्या हो यहां तक तो पूछिए, अखबार की तरफ चलते हैं। एक मिनट,
हाँ भाई। बताएंगे अंकित। स्पीकर गोज टू सुप्रीम कोर्ट, says courts can't step in at this stage on disqualification। है तो ये पॉलिटी का विषय, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम इसको समझेंगे, लेकिन देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। कितने लोग सरप्राइज सुनना चाहते हैं? आप लोग डर जाते हैं सरप्राइज है? आज है थर्सडे, ठीक है? तो जो हमारा वीकेंड वाला कार्यक्रम है, जो हमारा वीकेंड वाला कार्यक्रम है, उस वीकेंड वाले कार्यक्रम में हम स्पीकर की पावर्स और नो डिस्क्वालिफिकेशन पर स्पीकर का क्या रोल होता है ये करेंगे। 1 घंटा लगेगा, वहां पर करेंगे। लिपिका मैंने बोला था ना सरप्राइज है, ठीक है? ये हाँ, ये आपको जो है सैटरडे को जो है वो हम जो है 1 घंटा लगेगा। स्पीकर क्या होता है, स्पीकर का क्या काम होता है, और स्पीकर की डिस्क्वालिफिकेशन पर क्या पावर्स हैं, क्या है, वो हम करेंगे। ठीक है? नहीं लिखवाएंगे, नहीं प्रिंटेड देंगे। ठीक है? ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो स्पीकर गोज टू सुप्रीम कोर्ट। केस क्या है कि कुछ एमएलएज हैं जिनको जो अपनी पार्टी के अगेंस्ट में चले गए, तो ये पूरा केस हम डिस्कस करेंगे सैटरडे को, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है? कि एंटी डिफेक्शन क्या होता है, कितने लोग अलाउड हैं, क्या है क्या नहीं है, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे सैटरडे को, ठीक है? प्रशांत भूषण पर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। बहुत पहले चलनी चाहिए थी, कोर्ट ने बहुत देर कर दी। मैं एक बात समझाना चाहता हूं, व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कितने लोग समझते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है जिसमें से आप कोर्ट को जानबूझकर कोर्ट की बात या तो ना माने, या तो आप कोर्ट की अवहेलना करें, कोर्ट की तौहीन करें, कोर्ट की डिग्निटी को खराब करें, कोर्ट के जो उसका एक अधिकार क्षेत्र है, जो जुरिस्डिक्शन है, उसको लोअर करें। ठीक है? कंटेम्प्ट 2 प्रकार का होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट होता है कि जो है आप कोई आपने कुछ इस तरह कर दिया कि आपने कोर्ट की बात नहीं मानी या कुछ हो गया, दैट इज सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है जब आप जानबूझ करके कोर्ट को मलाइन करने के लिए कोई काम करते हैं, दैट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है? इसमें एक चीज और थी, एक टर्म है अटॉर्नी जनरल। ये दिखा है अटॉर्नी जनरल, ये टर्म दिखा सबको जहां मेरा कर्सर चल रहा है? इसको लिख लीजिए, इसके नोट्स बनाने हैं आपको। अटॉर्नी जनरल के नोट्स बनाने हैं, टर्म्स में डालिए जो मैंने बोल रखा है न्यूज़पेपर कराने का तरीका। बीच में एक लाइन खींचिए, न्यूज़पेपर का डेट डालिए, इधर लिखिए अटॉर्नी जनरल। इस टर्म के नोट्स आप मुझे बना के भेजेंगे, फिर मैं बताऊंगा उसमें क्या करना है। ठीक है? फिर
like-minded India can protect interests against China, Pompeo. मैंने जब आपको शिफ्टिंग कंट्रोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी पढ़ाई थी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको वीडियो पहुंच जाएगा। मैंने जब आपको शिफ्टिंग कंट्रोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी पढ़ाई थी तो मैंने आपको उसमें एक चीज बोली थी, दैट इज इंटरेस्ट बेस्ड अलायंस। समझिए क्या है। इस समय पर इंडिया के और यूएसए के, इस समय पर इंडिया के और यूएसए के जो इंटरेस्ट्स हैं वो कॉमन हैं। व्हाट इज दैट? एंटी चाइना। एंटी चाइना स्टांस है दोनों का, ठीक है। तो दोनों के लिए जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है साथ आने की। जैसे यूएसए की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। चाइना की बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी एंटी चाइना सेंटीमेंट के कारण जिनका बिजनेस यहाँ लूज हो रहा है। तो वो एक वैक्यूम बना है, जिस वैक्यूम को जो है वो यूएसए फिल कर सकता है, ठीक है ना। तो ये फॉरेन पॉलिसी में ये जो अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं इस तरह के सिचुएशंस में, उनको कैच करना बड़ा आवश्यक होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिस इज द प्रैग्मेटिज्म इन फॉरेन पॉलिसी। अगर आप अपॉर्चुनिटीज को तुरंत ले रहे हैं, दैट इज प्रैग्मेटिज्म इन फॉरेन पॉलिसी। तो दो चीजों को ध्यान रखिए। पहला क्या? शिफ्टिंग कंट्रोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी का क्या बोला था? इंटरेस्ट बेस्ड अलायंस। और दूसरा क्या? प्रैग्मेटिज्म इन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। फिर जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं नीड टू एक्नॉलेज सोवरेनिटी ऑफ डेटा। ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, अभी तक इंसान सोवरीन होते थे, देश सोवरीन होते थे, अब डेटा भी सोवरीन है। यानी कि मान लीजिए मैंने अपना डेटा इस फोन से जनरेट किया, मैंने इस फोन से अपना डेटा जनरेट किया, कुछ भी एनीथिंग, है ना। तो उसके बाद जो है मेरी इस डेटा पर अधिकार होना चाहिए, मेरा ही इस डेटा पर अधिकार होना चाहिए। कोई उसको दूसरी जगह अगर यूज करेगा तो मेरी जान से, पहचान से और उसके बाद ही यूज करेगा, मेरे संज्ञान में रह के यूज करेगा। और यहां से बड़ी चीज आती है नेशन की डेटा सोवरेनिटी। जैसे अगर डेटा इंडिया का है, अगर डेटा इंडिया का है तो इट शुड बी प्रोसेस्ड, स्टोर्ड इन इंडिया, नॉट आउटसाइड इंडिया। क्योंकि अगर आउटसाइड इंडिया होगा तो उसके 10 तरह के और मिसयूज हो सकते हैं। हाँ या ना? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इंडिया का डेटा है तो इंडिया में ही स्टोर होगा, इंडिया में ही प्रोसेस होगा और सारे काम इंडिया में ही, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें दूसरा काम आपको क्या करना है? ओसाका ट्रैक, ठीक है। इसके भी नोट्स जो है एक बार बनाइएगा। सेम चीज करनी है, टर्म में लिख लीजिए ओसाका ट्रैक, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है? ओसाका ट्रैक, ठीक है। नंबर 2, अभी हमारा वीकेंड वाला जो टॉपिक है डेमोक्रेसी इन द एज ऑफ डेटा, जब वो आगे बढ़ेगा तो वहां पर आपको ये आर्टिकल और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो ये ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच टू एआई है, कि हम वहां बात करेंगे कि व्हाट इज एआई डेमोक्रेसी, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली डेमोक्रेसी, ठीक है। At meet with NCBC, Shah seeks data on recruitment backlog. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अगला टर्म, तीसरा टर्म आज का। नोट्स में लिख लीजिए नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। इसके नोट्स आप बनाएंगे, ठीक है, और बना के मुझे भेजेंगे।
India should monitor relations between China and Iran, but it must guard against hasty conclusions. ये आर्टिकल अभी मैं नहीं करा रहा हूं, क्यों? क्योंकि कल ही ये आर्टिकल मैं नहीं करा रहा हूं, क्यों? क्योंकि कल ही हमने, परसों ही हमने भगवान वाला आर्टिकल करा है सेम टॉपिक पर, ठीक है ना। परसों ही हमने जो है वो आपका आर्टिकल कराया है ईरान और चाइना और अरब वाला, ठीक है, और उसी का लगभग रिपीट इसमें हो रहा है। जिसने वो आर्टिकल नहीं किया था, वीडियो पड़ा हुआ है, मुझे बता देंगे, मैं वो वीडियो भेज दूंगा, उसके बाद आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर का एक कॉमन थीम समझिए, अपन क्या करते हैं, अपन ने भाई कोई टॉपिक उठाया, पहले उसको पढ़ाया, उसके बाद में वही टॉपिक रिपीट होता रहता है। कितने लोगों ने ये आर्टिकल पढ़ा? जिन लोगों ने ये आर्टिकल पढ़ा होगा उनको ये लगा होगा कि सिमिलर जो अपन ने बोला था लगभग वही सारा इसमें लिखा हुआ है। सूर्यपुत्र कर्ण, ठीक है, जो भी अपन पढ़ा चुके हैं पूरी बात वही इसमें लिख रखी है, ठीक है। ये छोड़ दीजिए अभी। दिस इज ऑन एजुकेशन सिस्टम, बट उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। ये आर्टिकल उतना मतलब सब्सटेंस नहीं देता है, ठीक है। In times of pandemic, PDS shops should provide rations to all. This is absolute mockery of your prudence and judicial things. ये जो दिख रहा है ना, ये जो इंट्रो दिख रहा है ना, ये इसकी वजह से है। ये गांव में नहीं रहते हैं ये लोग, ये कैलिफोर्निया में बैठ करके ये बातें करते हैं। मैं, चूंकि हम लोग अपने जो भी ग्रामोदय वाला काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं डेली। आप समझिए मुझे, मैं आपसे कह रहा हूं भैया, मतलब आज मेरे पास फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का बंदे का कॉल आ रहा है, वो कह रहा है भैया 50% सब्सिडी है इस पे, इनिशियल फंडिंग जो है वो करा दी जाएगी, उसका लोन पे भी रिपेड मिल जाएगा, आप लोग ढूंढ लो अवेयरनेस कैंपेन के लिए। लोगों को क्या है, मोदी फ्री खाना तो दे ही रहा है, ये उसको और बढ़ाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप ये करते रहेंगे तो आप ये मान करके चलिए कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी आपकी कंट्री में। एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है फ्री राइडिंग। काकरा पार अगेन, सेम काम, अगला टर्म क्या, काकरा पार, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स अभी हमें नहीं करना है, इसलिए क्योंकि हमारे जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, हम वहां करेंगे। ये देखिए, फायर ट्रक्स पहुंच गए थे ह्यूस्टन की एम्बेसी में, वहां पर आग लग गई थी। जब कभी सुनाई दे एम्बेसी में आग लग जाए तो समझ लो कुछ इंपॉर्टेंट कागज जलाए जा रहे हैं अंदर। हाँ वही वाली, ठीक है। अगला डीओटी, ये वाला आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। जो भारत नेट प्रोग्राम है ना, भारत नेट प्रोग्राम को कंप्लीट करने पे है ये, ठीक है, भारत नेट फेज 1, ठीक है। तो इसको जो है वो कहीं लिख लीजिए, भारत नेट फेज 1, ठीक है। भारत नेट के भी नोट्स बनाने हैं आपको, भारत नेट के भी नोट्स बनाने हैं, नहीं छोड़ दो। भारत नेट क्या है? इंडिया की सारी ग्राम पंचायत को वाईफाई से कनेक्ट करने का प्रोग्राम है भारत नेट। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिससे कि हम डिजिटल रेवोल्यूशन को विलेजेस तक ले जा सकते हैं। अभी थोड़ा डिले हो गया था भारत नेट प्रोजेक्ट 1, क्यों? क्योंकि दिक्कत हो रही थी कि भैया इसमें कॉस्ट की समस्याएं आ रही थी, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर का आपने नोट बना करके ही रखा है,
ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो बताए। आज के लिए इतना ही।